हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू और न्यू वीडियो। दोस्तों, E2E के क्वार्टरली नंबर को हम अपने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंपनी का कॉन कॉल भी आ चुका है, तो लेट्स डिस्कस कि कंपनी के मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्या बातें कही हैं, क्या गाइडेंस दिए हैं और क्या आउटलुक दिया है बिजनेस को लेकर के। सबसे पहले अगर स्टॉक के बारे में बात करें, 80 का पी है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं और ये वैल्यूएशन तो बुल रन के समय पर 200 प्लस भी चला गया था। डिविडेंड कुछ नहीं देती है, लेकिन एक छोटी आरओई और आरओसी वाली कंपनी है और ऐसे मल्टीबैगर रिटर्न में इन छोटे आरओई और आरओसी का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन की काफ़ी बड़ी उम्मीदें होती हैं। लेकिन हमेशा ऐसा छोटी आरओई और आरओसी वाली कंपनी मल्टीबैगर का रिटर्न दे, ये ज़रूरी नहीं है। बाय द वे, कंपनी के नंबर को एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सेल्स में वो ग्रोथ नहीं आई जिस तरीके के वैल्यूएशन है। 80 के पी की कंपनी अगर 14% का ग्रोथ सेल्स में दिखाए तो क्या ही मतलब है। लेकिन नेट प्रॉफिट जो है 286% से बढ़े हैं, क्योंकि वहां पे अदर इनकम का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा रहा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के कॉन कॉल की। तो कॉन कॉल में सबसे पहले कंपनी का ओवरव्यू दिया जाता है। तो एआई फर्स्ट क्लाउड प्रोवाइडर कंपनी है और एक चीप रेट पर यहाँ पे क्लाउड की सर्विसेज कंपनी देती है। एंड दैट इज़ वाई ये जो है अपने आप को अमेज़ॉन के अजूर से जो है अपने आप को एक बड़ा कॉम्पिटिटर समझते हैं, इन टर्म अगर क्लाउड के कंपैरिजन में बात किया जाए। कंपनी 2009 में फाउंडेड होती है, 2018 में लिस्टेड होती है। डाटा सेंटर की कैपेसिटी की बात करें 10 मेगावाट का है। करेंट अगर स्केल पर बात करें तो जीपीयू के लगभग 3700 इनके जीपीयूज जो हैं वो डिप्लॉयड हैं। तो वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट है और कंपनी यहाँ पे प्लान कर रही कि अगले 3 सालों में ये जो है तो लगभग जीपीयू का जो स्केल है उसको 3700 से बढ़ा करके 10,000 जीपीयूज तक लेके जाएंगे। हालांकि यहाँ पे कंपनी कहती है कि ये वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट हैं, बट ये इंडियाज़ लार्जेस्ट नहीं है, इनसे भी बड़ी बड़ी कंपनी है। इनफैक्ट अनलिस्टेड स्पेस की अगर हम बात करें तो योटा एक वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट कंपनी है इस सेक्टर में। और ये कंपनी जो है लिस्टेड नहीं है, बट मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। आप इसको एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लीजिएगा, शायद ये यूएस मार्केट में लिस्टेड है या फिर लिस्टिंग की प्लानिंग कर रही है। तो योटा इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर ऑफ E2E। और इसके अलावा और भी कई सारी कंपनियां हैं। जियो क्लाउड भी अब आ चुका है और टाटा कम्युनिकेशंस भी हैं। तो वो सब जो हैं तो एक तरीके से कैपेसिटी वाइज भी देखा जाए तो E2E के पीयर कॉम्पिटिटर हैं। एंड टॉकिंग अबाउट E2E, जब आप E2E के बारे में बात करते हैं तो इट्स इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर बीइंग एन इन्वेस्टर, आपके लिए इस बिजनेस की समझ होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जीपीयू क्या होता है, इसका क्या यूज़ है, क्यों इस जीपीयूज़ की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको जो है तो समझाने की कोशिश करूँगा। सपोज़ करिए कि आपके पास 10 पॉइंट्स हैं, तो आप उसको एक पेपर में भी लिख सकते हैं और उस 10 पॉइंट्स में से अगर मैं कोई भी पॉइंट आपको ढूँढने के लिए बोलूँगा तो आप ईज़िली उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, उसको एनालाइज़ भी कर सकते हैं, उनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या पैटर्न बन रहे हैं, ये चीज़ें आप खुद कर सकते हैं। लेकिन यहीं अगर मैं 10 की जगह इस लिस्ट को मैं बढ़ा के सपोज़ करिए कि 1000 कर देता हूँ, तो उस केस में आपके लिए उस लिस्ट को मेंटेन कर पाना और उन 1000 लिस्ट में से कोई भी एक मैं पॉइंट को अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ, सपोज़ ये 1000 नेम्स हैं और इन 1000 नेम्स में से मैं बोलूँ कि कोई एक नाम आपको ढूँढ के देना है, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि 1000 नाम को आपको स्कैन करना होगा और फिर उसके बाद ढूँढना होगा, तो मैनुअली ह्यूमन के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन इसी चीज़ को आप प्रेफ़र करेंगे कहाँ पे? एक्सेल में काम करने के लिए। एक्सेल में बहुत आराम से आप जो है एंट्री कर सकते हैं और फाइंड आउट करने को बोलूँगा, कंट्रोल F दबा करके आप एंट्री जो है तो फाइंड आउट कर सकते हैं। इट विल बी ईज़ियर फॉर यू। लेकिन यही जब 1000 नेम जो हैं जब लगभग 1 करोड़ या लगभग आप मान के चलिए 40 करोड़ नेम्स हो जाएँ और उनके स्टोरेज के साथ-साथ आपको सिक्योरिटी और डाटा इंटेलिजेंस की भी रिक्वायरमेंट आती है, तब वहाँ पे पावरफुल जीपीयूज़ काम आते हैं, ना कि सीपीयू। तो जीपीयूज़ किस तरीके से कार्य करते हैं? सपोज़ कि ज़ोमैटो है, ज़ोमैटो ने जो है तो E2E के साथ
टाई अप कर लिया है, जीपीयू यूज़ कर रहा है। तो ज़ोमैटो किस तरीके से यूज़ करेगा, उसका यूज़ जो है वो डाटा स्टोरेज में करेगा, ठीक है? डाटा स्टोरेज में सपोज़ करिए कि आपने एक दिन बिरयानी ऑर्डर की, दूसरे दिन भी बिरयानी ऑर्डर की, तीसरे दिन ज़ोमैटो अपने आप आपको एक सजेशन देने लगता है कि ये बिरयानी, यहाँ की बिरयानी अच्छी है, वो बिरयानी अच्छी है। ये कहाँ से आता है? डाटा इंटेलिजेंस से आता है, डाटा एनालिसिस से आता है। तो ये सारे डाटा को स्टोर करना और उनमें एक पैटर्न ढूँढना, ये सारा काम जो है ई2ई अपने जीपीयूज़ के थ्रू प्रोवाइड कराता है। और इस तरीके से कोई भी बिज़नेस लाइक ज़ोमैटो, जस्ट मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है, ठीक है? ये एक एग्ज़ाम्पल के लिए लाइक ज़ोमैटो अपने बिज़नेस को स्केल कर पाने में उनको और हेल्प मिलती है। किस एरिया में ज़्यादा बिरयानी लोग पसंद करते हैं या किस एरिया में पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद करते हैं, ये सारी एनालिसिस जो है ज़ोमैटो ईज़िली इन क्लाउड के माध्यम से कर पाता है। इसके अलावा ई2ई के बिज़नेस में 2 और इम्पोर्टेंट टर्म यूज़ हुए थे, वो था सोवरेन क्लाउड और अ, इंडिया एआई मिशन। इन दोनों के ही बारे में हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे। ऑल्दो फाइनेंशियल हाइलाइट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद फुल ईयर परफॉर्मेंस की बात करें, टोटल रेवेन्यू में 100% की ग्रोथ है, क्योंकि 9 मंथ में ऑलरेडी ई2ई ने इतनी ज़्यादा ग्रोथ दिखा दी है कि जो तीसरे मंथ का उनका जो कम ग्रोथ वाला सेगमेंट था, वो कहीं न कहीं कंपनसेट हो गया और 100% की यहाँ पे ग्रोथ ई2ई ने फाइनली दिखा दी है। अब उसके बाद इनके ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का कहना है कि इनके जो H200 जीपीयूज़ हैं, अनदर पावरफुल जीपीयूज़, तो वो लगभग 2048 ऐसे जीपीयूज़ जो हैं वो अंडर टेस्टिंग में हैं। और टारगेट की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगले 2 से 3 साल में ये 10,000 प्लस जीपीयू जो है एक तरीके से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐड करने वाले हैं। कैपिटल डिप्लॉयमेंट की बात करें तो ऑलरेडी कंपनी कई बार फंड रेज़ कर चुकी है। लगभग 1,500 करोड़ यहाँ पे कंपनी रेज़ कर चुकी है टू स्केल अप जीपीयूज़ एंड इंडिया एआई इंफ्रा रेडीनेस। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बिज़नेस है, इसको मैं ऑलरेडी अपने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। क्या है कि अब इंडिया भी चूँकि मेक इन इंडिया पर ज़्यादा फ़ोकस करता है और मेक इन इंडिया के तहत इंडिया अब चाहता है कि जो भी नए स्टार्टअप्स वगैरह हैं, वो कहीं न कहीं इंडिया के मेक इन इंडिया वाले क्लाउड में शिफ्ट हों, उनको ही यूज़ करें। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है और उस पर फंडिंग प्रोवाइड करने की कोशिश की है। लगभग 10,000 करोड़ रुपीज़ का आई थिंक फंडिंग यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात हुई थी। और इस इंडिया एआई मिशन में ई2ई का जो टारगेट है वो लगभग 10 से 20% के शेयर का है। तो यानी कि यहाँ से लगभग 900 से 2100 करोड़ का जो रेवेन्यू है, वो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है ई2ई के पास। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सोवरेन क्लाउड। तो इसके लिए एल&टी के साथ यहाँ पे इन्होंने टाई अप किया है। एल&टी ने इनके स्टेक्स बाय किए हैं और उसके बाद ये बात हुई कि शायद सोवरेन क्लाउड का जो बिज़नेस है वो एल&टी के थ्रू ई2ई बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करेगा। जिनको सोवरेन क्लाउड के बारे में नहीं पता है, उनको मैं ये बता दूँ कि चूँकि काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ इस समय चल रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, तो हर कंट्री चाहती है कि उनके पास खुद के वेपन्स हों, उनके पास अपनी खुद की टेक्नोलॉजी हो। और आज की डेट में अगर बात करें आज से फ्यूचर की, तो डाटा इज़ द नेक्स्ट ऑयल। और इंडिया आज भी याद रखता है कि जब कारगिल वॉर हुआ था, तो यूएस ने सैटेलाइट हेल्प देने से मना कर दिया था। जब कारगिल की सिचुएशन में इंडिया को पोजीशन जाननी थी कि एनिमीज़ कहाँ पर हैं, किस पोजीशन पर हैं, तो सैटेलाइट के माध्यम से वो सारी चीज़ें देखने को मिल सकती थी। बट यूएस ने डिनाई कर दिया कि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केस में एक बहुत इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया की बन जाती है, इंडियन गवर्नमेंट की बन जाती है कि फ्यूचर में डाटा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट नेक्स्ट ऑयल बोला जाता है जिसको, तो ये क्यों ना हमारा मेक इन इंडिया के तहत हो, ताकि किसी भी तरीके की इसमें लिमिटेशन ना रहे। एंड दिस इज़ व्हाट सोवरेन क्लाउड यानी कि इसके तहत ई2ई जो भी कंपनी रहेंगी इंडिया की या फिर गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम्स रहेंगे, उनको कंप्लीट कंट्रोल देता है। अदरवाइज क्लाउड में क्या है कि लिमिटेड कंट्रोल दिया जाता है।
बट सोवरेन क्लाउड के तहत फुल सिक्योरिटी के साथ कंप्लीट कंट्रोल जो है यहाँ पे क्लाइंट के पास में रहेगा। और इसकी जो सेल है वो इट वाज एक्सपेक्टेड कि एल के थ्रू ई जो है ईजिली ग्लोबली भी कर पाएगा और इंडिया में तो ईजिली कर पाएगा। दैट इज़ वाई जब एल ने यहाँ पर स्टेक को परचेज किया तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा स्काई रॉकेट हुआ था। इसके अलावा ई एआई एजुकेशन पर भी फोकस कर रहा है एंड इट इज टारगेटिंग 10% ऑफ 24 लाख इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। अब बात कर लेते हैं चैलेंजेस एंड रिस्क फैक्टर की। तो जो कंपनी अभी तक 100% से ग्रो कर रही थी, ऐसा क्या हुआ कि इस क्वार्टर में 14% से यहाँ पे कंपनी ग्रो की है? तो इसके बारे में मैनेजमेंट ने यहाँ पे ये कहा है कि अभी तक कंपनी छोटे छोटे रेवेन्यू और सेल्स वाले क्लाइंट्स पर फोकस करती थी और उनसे ज़्यादातर बिजनेस आता था। बट दिस टाइम कंपनी जो है अब चाहती है कि उनके पास लॉन्ग स्केल वाले जो है तो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स आए। तो वो छोटे साइकिल वाले छोटे से क्लाइंट की जगह बिग क्लाइंट्स पर यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। इसके अलावा कंपनी का इस बार मार्केटिंग एक्सपेंस भी बढ़ा है, जिसकी वजह से इनके जो है तो मार्जिन में भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। 60% से मार्जिन डाउन होकर के 40% पे आ गए हैं। और मार्जिन डाउन होने का वन ऑफ द ऑल्सो रीज़न है कि कई सारे जीपीयूज का जो है तो ट्रायल भी यहाँ पे चल रहा है, जिसकी वजह से मार्जिन इनके इम्पैक्ट हुए हैं। तो कुल मिला के मैनेजमेंट का यही कहना है कि कोई भी तीर आगे तभी जाता है जब वो धनुष से पहले पीछे की ओर आता है। तो कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट यहाँ पे मैनेजमेंट देना चाह रहे हैं। इसके अलावा कैपेक्स की अगर हम बात करें तो 6000 प्लस जीपीयूज प्लान्ड हैं। और गाइडेंस की बात करें तो इस बार 2x का गाइडेंस नहीं है। FY26 की अगर गाइडेंस की बात किया जाए तो इट इज़ 50 to 70% ग्रोथ इन द रेवेन्यू। और जो की ड्राइवर्स होंगे वो सोवरेन क्लाउड और इंडिया एआई मिशन होंगे और इनका कंट्रीब्यूशन जो है H2 FY26 से देखने को मिलेगा। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अनदर जो 2 क्वार्टर हैं दैट विल ऑल्सो बी म्यूटेड, क्योंकि जो की ग्रोथ है वो यहाँ पर इंडिया एआई मिशन और सोवरेन क्लाउड से देखने को मिलेगी। इसके अलावा मंथली जो रन रेट टारगेट दिया गया है वो 35 करोड़ से लेकर के 40 करोड़ का दिया गया है। इनका अगर आप मंथली रेवेन्यू रन रेट देखेंगे तो इट वाज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन लास्ट क्वार्टर में ही यहाँ एक शार्प फॉल देखने को मिला था, जिसके बाद स्टॉक प्राइस आप जानते हैं कहाँ 5400 प्लस चला करता था और उसके बाद सीधे जो है स्टॉक प्राइस नियरली 1900 1800 के आसपास आ गया। एंड अगेन इस बार भी मंथली रेवेन्यू रन रेट में हमें एक डाउनफॉल ही देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और इसी मंथली रेवेन्यू रन रेट को कंपनी यहाँ पर ये बोल रही है कि मार्च 2026 तक ये मंथली रेवेन्यू रन रेट 35 करोड़ से लेकर के 40 करोड़ तक हो जाएगा। अब ये मंथली रेवेन्यू रन रेट अगर हम लेते हैं कि 40 करोड़ होता है तो एक मंथ में 40 करोड़, 12 मंथ में 480 करोड़, यानी साल भर में इनकी जो सेल्स होगी वो 480 करोड़ की होगी। तो बुल केस सिनारियो में अगर हम एबिट्टा मार्जिन 65% लेते हैं तो एबिट्टा आएगा 312 करोड़, डेप्रिसिएशन 144 करोड़ हम बुल, बेस और बियर तीनों केस के लिए लेंगे। और उसके बाद पैट अगर देखा जाए तो पैट हमारा निकल के आता है लगभग 126 करोड़। और करेंट मार्केट कैप की बात करें तो 3800 करोड़ का मार्केट कैप है। मार्केट कैप को अगर आप पैट के साथ डिवाइड करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा पी विच कम्स 30। तो ये 30 का वैल्यूएशन तब आएगा जब ये अपने गाइडेंस के अपर रेंज को मीट करते हैं। और उसके बाद अगर हम नेटवर्थ देखें तो जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है ये लगभग 1600 करोड़ की है। तो अगर आप 126 से 1600 करोड़ को डिवाइड करेंगे तो आरओई निकल के आता है 7.9%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर होल्डर्स इक्विटी, तो ये रिजर्व प्लस इक्विटी कैपिटल ये आता है लगभग 1593 का, यानी नियरली 1600 करोड़। और 126 डिवाइडेड बाई 1600 करोड़ अगर आप करते हैं तो ये आता है 7.9%। इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में मिल जाएगा। तो 7.9% का आर
और करंट अगर आरओई की बात करें तो 5.71% है। यानी कि अगर ये गाइडेंस जो है अपर रेंज में जाता है तब कंपनी का आरओई स्ट्रेच होकर के 7.9 यानी नियरली 8% के आसपास जाता है, विच लुक्स गुड क्योंकि आरओई में भी एक्सपेंशन है और पी में भी कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब यही चीज अगर लोअर रेंज में जाती है 35 में तो वहां पे वैल्यूएशन जो है आप देखेंगे पैड जो है थोड़ा कम हो जाएगा। अगेन एबिटा मार्जिन भी थोड़ा हम कम 60% का ले रहे हैं तो एबिटा 452 35 इंटू 12 करेंगे तो आपको मिल जाएगा फुल ईयर का यहाँ पे रेवेन्यू जो कि 420 करोड़ आएगा। और उसके बाद अगर आप देखेंगे पैट 81 का है। मार्केट कैप से अगर आप पैट को डिवाइड करेंगे 3800 डिवाइडेड बाई 81 तो आपको मिल जाएगा पीई और ये पीई आता है लगभग 46 का। एंड अगेन शेयर होल्डर कैपिटल यानी कि 81 का पैड डिवाइडेड बाई 1600 तो यहाँ पे आपका आएगा लगभग 5.1% इंटू 100 करेंगे तो आरओई आता है 5.1% यानी आरओई डाउन हो जा रहा है। वैल्यूएशन में थोड़ा सा कंफर्ट है लेकिन आरओई कम हो जा रहे हैं। अभी है आरओई 5.7% और 35 का अगर रन रेट आता है तो आरओई हो जाएगा 5.1%। तो यानी आरओई घट जाएगा। और उसके अलावा अगर और यहाँ पे कम हो जाते हैं इनके मंथली रेवेन्यू रन रेट तो आप देखेंगे वैल्यूएशन 93 का चला जाएगा, आरओई 2.5% का हो जाएगा। तो हाई ग्रोथ से हाई पेस से इनको ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस तरीके से गाइडेंस दिए हैं इस साल का तो उसके अपर रेंज में रहेंगे तो ही ई टू ई और उनके शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा होगा क्योंकि स्टॉक प्राइस हो सकता है कि अप्रिशिएट करे। बाकी भगवान मालिक है और शेयर मार्केट में तो आप जानते हैं कि प्राइस एक्शन होता है, सप्लाई और डिमांड का खेल है। ऑपरेटर भी इसको इजीली खेल सकता है बट फंडामेंटली अगर मैं बात करूं तो यहाँ से जो है तो दोनों के लिए चांदी रहेगी, शेयर होल्डर्स के लिए भी और इनके प्रमोटर्स के लिए भी, कंपनी के लिए भी। लेकिन अगर इस रन रेट से ये डेविएट होते हैं तो इट विल नॉट गुड फॉर ई टू ई एंड इट्स शेयर होल्डर। अब बात कर लेता हूं मैं अपनी खुद की। तो देखिए मेरी कहानी ई टू ई में कंप्लीटली डिफरेंट थी। व्हेन आई इंटर्ड ई टू ई शेयर प्राइस वाज नियरली 1600, एवरेजिंग किया थोड़ा सा 1800 पे, एवरेजिंग किया थोड़ा सा 2200 पे, 2300 पे, 2700 पर, यहाँ तक मैंने बाइंग की है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे एवरेज प्राइस मेरा निकल के आया था 1874। इनफैक्ट एवरेज प्राइस मेरा इससे भी कम था क्योंकि मेजर बाइंग जो मेरी थी वो 1600 और 1700 के आसपास थी। तो एवरेज प्राइस मेरा इससे भी कम था। एवरेज प्राइस अभी ज़्यादा क्यों हुआ क्योंकि स्टॉक जब 3250 पे गया तो मैंने वहाँ पे हाफ सेल कर दिए और अपना कैपिटल मैंने निकाल दिया। क्वांटिटी इतनी सेल की कि जो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट था वो मेरा निकल जाए और सिर्फ प्रॉफिट रह गया। तो ये मेरा प्रॉफिट था। इसमें से यही मेरा प्रॉफिट है एक तरीके से, ये तो प्रॉफिट जा रहा है तो लगभग। और चूंकि फर्स्ट इन और यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला गेम रहता है। यानी कि जो स्टॉक सबसे पहले बाई किए, सबसे पहले जब आप सेल करेंगे तो जो सबसे पहले बाई हुआ था वही सेल होता है। दैट इज वाई मेरे पास होल्डिंग में जो है 2200-2700 वाले शेयर्स हैं। मेजरली जो सेल हो गए हैं वो 1600 और 1700 वाले थे तो जिसकी वजह से एवरेज प्राइस जो है थोड़ा सा ऊपर हो गया है। बट एनीवेज पिछला जो कॉन कॉल था Q3 का ई टू ई का उसमें भी मैनेजमेंट ने कई बार बोला है सब ड्यू डिमांड, यानी डिमांड में जो है थोड़ा सा स्लो डाउन है, नंबर इनके अच्छे आए नहीं है, मंथली रेवेन्यू रन रेट जो है वो डाउन हुआ है। और ये कहानी 1-2 क्वार्टर की नहीं है, 2 क्वार्टर हो गए हैं। यानी कि हो सकता है कि अगले 2-3 क्वार्टर और ये कहानी चले या हो सकता है कि 1-2 साल चले। तो जिस तरीके के वैल्यूएशन है मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ इसमें फर्दर ऐड करने के लिए। ऑल्दो मेरे पास तो ये फ्री के शेयर पड़े हुए हैं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एलएनटी है, सोवरेन क्लाउड है, एआई का जो सेगमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकता है। तो मुझे अभी भी कुछ एक उम्मीद है 10% कहो या 20% या 30% की शायद ई टू ई कुछ अच्छा कर जाए, एक अच्छी ग्रोथ दिखा जाए। तो एआई के नाम पे और डाटा सेंटर के नाम पे मैं इस क्वांटिटी को छोड़ दूंगा अपने पोर्टफोलियो में एज इट इज़, कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा यहाँ पे। बट करंट जिस तरीके से वैल्यूएशन है बिल्कुल ऐड नहीं बनता है। और जिनके पास पहले की होल्डिंग है, प्रॉफिट बुक किए हैं,
वो डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं भी वही करने वाला हूँ और फिलहाल फ्रेश एंट्री के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनता है, बिजनेस अभी उतना अच्छा है नहीं। एंड इन द लास्ट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, दिस वीडियो इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ बाई और सेल रिकमेंडेशन, क्योंकि मैं गॉड नहीं हूँ, ना ही मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ। जस्ट एक ओपिनियन है जिस तरीके से बिजनेस को देख के मुझे समझ में आता है। और मैं कोई मार्केट को ड्राइव भी नहीं करता हूँ, मार्केट को ड्राइव करता है प्राइस एक्शन। तो इसीलिए जो भी डिसीजन है वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपने सूझबूझ के साथ ही ले। मैंने अपने इस वीडियो में सारे फैक्ट्स को अनबायस्ड होकर के आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। इट डजंट मैटर कि ये स्टॉक मेरे पास है या नहीं, जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है, दैट्स इट। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है, हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।